हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे राजनीतिक विकास के बारे में। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे राजनीतिक विकास के बारे में। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा, ये सब आप जानेंगे। और राजनीतिक विकास के संदर्भ में लुसियन पाई का विश्लेषण आप भी ये भी जानेंगे। और राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं होती है, राजनीतिक विकास के चरण स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के साधन एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब चलिए जानते हैं कि राजनीतिक विकास क्या है। व्यवस्था, सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में काफ़ी सहायक रहे, किंतु विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले उलटफेर को समझने और समझाने में विशेष सहायता नहीं कर सके। लुसियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिक्स और माइनर विनर जैसे विद्वान ऐसे प्रत्यय के प्रयोग में लग गए जो विकास की संपूर्णता के संदर्भ में नए राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक हो। इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास के प्रत्यय का प्रयोग करके एक नए तुलनात्मक विश्लेषण उपागम की आवश्यकता को महसूस किया, जिससे राजनीतिक परिवर्तन को विकास के प्रवाह में समझा जा सके। गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए उनके संपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह देखना आवश्यक था कि इन देशों में किस प्रकार के राष्ट्रवाद पनप रहे हैं। ये राज्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार के असमंजसों का सामना कर रहे हैं। इनके राजनीतिक विकास में नौकरशाही, सेना या धर्म ने क्या भूमिका निभाई है। आर्थिक पिछड़ेपन ने राजनीति की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। इन प्रश्नों की जटिलताओं से यह तो स्पष्ट था कि इनका सीधा साधा उत्तर दे सकना संभव नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि तुलनात्मक राजनीति को विकास के सामान्य पर्यावरण में समझने के लिए राजनीतिक विकास का नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो इतना व्यापक बनाया गया कि वह राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के विश्लेषण के अलावा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की पारिस्थितिकी शक्तियों को भी विश्लेषण में विशेष रूप से सम्मिलित कर सके। विकासशील राज्यों में अस्थायित्व, अस्तव्यस्तता और अनिश्चितता के घटनाक्रम चल रहे हैं। इन घटनाक्रमों को समझने के लिए कोलमैन, रिक्स, बिंडर, पाई, विनर, एप्टर आदि ने नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत, घाना आदि विकासशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न देशों के राजनीतिक विकास का अलग अलग अध्ययन किया। इन सभी अध्ययनों को परस्पर मिलाकर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करने के लिए नवीन अध्ययन दृष्टिकोण की आवश्यकता स्पष्ट होने लगी। विकासशील राज्यों के बारे में उपलब्ध नवीन तथ्यों को समुचित प्रत्ययी ढांचे में ही स्पष्ट किया जा सकता था। अतः तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को राजनीतिक विकास के प्रत्यय पर आधारित किया जाने लगा। तुलनात्मक राजनीति को सामान्यीकरण की अवस्था में पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है
कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सके। राजनीतिक विकास उपागम में ऐसी सामर्थ्य है कि इससे किसी देश के राजनीतिक विकास स्तरों को मापा जा सकता है। राजनीतिक विकास का अर्थ और इसकी परिभाषा। विकास मानव जीवन की विशेषता है। प्रत्येक संस्था, उसका आचरण, सभ्यता, संस्कृति का रूप विभिन्न युग की परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित होते रहते हैं। राजनीतिक विकास के स्वरूप के बारे में पर्याप्त अस्पष्टता है। कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुंचा सके। कई विद्वान औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि राजनीतिक विकास राज्य की संस्थाओं के प्रसंग में राष्ट्रवाद की राजनीति है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास की आवश्यक परिस्थिति है। राजनीतिक विकास का आंशिक पहलू प्रशासकीय और वैधानिक विकास भी है। राजनीतिक विकास में एक राज्य की गैर सत्ताधारी संस्थाएं भी आ जाती है। कई लोग मानते हैं कि राजनीतिक विकास में कुछ सीमा तक यह भी समन्वित है कि अधिक से अधिक लोग राजनीतिक कार्यों में भाग लें। स्पॉट, इमर्सन, कोलमैन तथा कटराइट ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है। रोस्टोव ने इसे औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है। गुनार मिर्डल और लर्नर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बतलाया है। विंडर इसे राष्ट्रीय राज्य का प्रचालक या संगठक मानता है। रिक्स ने इसकी व्याख्या प्रशासकीय या कानूनी आधार पर की है। राजनीतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो दृष्टिकोण प्रचलित हुए हैं: राजनीतिक विकास का एक मार्गी दृष्टिकोण तथा राजनीतिक विकास का बहुमार्गी दृष्टिकोण। एक मार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राज्यों का विकास का केवल एक ही मार्ग है। सभी राष्ट्रीय विकास के इस मार्ग पर विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है। राजनीतिक विकास के प्रयत्नशील राष्ट्रों के सामने विकसित राज्यों का आदर्श है। पश्चिमी राष्ट्र तथा चीन का विकास। इस आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अविकसित से विकसित की निरंतर रेखा पर अंकित करके समझना कठिन नहीं होगा। बहुमुखी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास बहुदिशाई और बहुआयामी है, क्योंकि स्वयं विकास की अनेक दिशाएं होती है। जब समाजों का विकास बहुदिशाई है तो उनका राजनीतिक विकास भी बहुदिशाई हो जाता है। विकास बहुमार्गी ही होता है और बहुमार्गी ही हो सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों से विकास के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दिशा का निरूपण होता है। राजनीतिक विकास का लुसियन पाई का विश्लेषण। पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाइज व्यूज। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर लुसियन पाई के क्या विश्लेषण है, उसके क्या व्यूज है, वो जानेंगे अभी आप। राजनीतिक विकास संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में लुसियन पाई का नाम अग्रणी है। पाई ने सन 1963 में इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ कर दिया। उसने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास है। उसने राजनीतिक विकास के प्रतीकों को 3 विभिन्न स्तरों पर देखा: कुल आबादी की दृष्टि से, सामान्य दैहिक निष्पादन की दृष्टि से और राज्य व्यवस्था के संगठन की दृष्टि से। डॉक्टर S.P. वर्मा के शब्दों में लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के समस्त साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उसने अपने ग्रंथ एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पर्याप्त विस्तार से राजनीतिक विकास की संकल्पना का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।
पाई के प्रमुख विचार जो है इस प्रकार है। राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में। राजनीतिक विकास राजनीति की एक ऐसी स्थिति को कहा जाए जो आर्थिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि में सहायक हो। व्यवहार में यह दृष्टिकोण निषेधात्मक है। इससे राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के साथ जुड़कर रह जाता है। इन दोनों को मिलाना तर्कसंगत नहीं है। औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास की धारणा भी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। इसमें यह माना गया है कि औद्योगिक जीवन भी एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है। यह धारणा भी अधिक विकास के साथ राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक विकास को जोड़ने वाली होने के कारण अमान्य हो जाती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। कोलमैन, लिपसेट आदि यह मानते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय विकसित पश्चिमी और आधुनिक देशों का अध्ययन है और साथ ही उन तौर तरीकों का अध्ययन है जिनका अनुकरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। पाई के अनुसार ऐसे दृष्टिकोण में इस तथ्य की अवहेलना की गई है कि पिछड़े और विकासशील देशों की अपनी ऐतिहासिक परंपराएं हैं जिन्हें वे हर चीज़ को पश्चिमी और आधुनिक का अनुकरण कर पाने की खातिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। कुछ लोग यह मानते हैं कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों की संपन्नता उन मापदंडों के अनुसार होती है जो एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में अपेक्षित है। इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए पाई का कहना है कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त तो है, लेकिन यह पर्याप्त शर्त नहीं है। राजनीतिक विकास को राष्ट्र निर्माण के सर्वसम होने योग्य समझा जाता है, न कि केवल राष्ट्र राज्य के साथ। प्रशासकीय और वैज्ञानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। पार्सन्स और वेबर ने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीतिक विकास का समाज की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से बड़ा गहरा संबंध है, अतः प्रभावपूर्ण नौकरशाही की स्थापना आवश्यक है। पाई का कहना है कि यदि प्रशासन पर अधिक जोर दिया तो इससे राज्य व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा और असंतुलन राजनीतिक विकास के रास्ते में रुकावट बन सकता है। बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास। यदि जनता अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग ले तो राजनीतिक विकास संभव है। मताधिकार के विस्तार को सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से निर्णय निर्माण का विकसित रूप समझा जाता है। पाई का कहना है कि ऐसे दृष्टिकोण से भ्रष्टाचारी जनोत्तेजकों का प्रभाव बढ़ जाएगा। लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों की स्थापना। पाई का कहना है कि विकास और लोकतंत्र को परस्पर आबद्ध और अभिन्न नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही भिन्न बातें हैं। स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार विकास सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। यह दृष्टिकोण प्रायः राजनीतिक स्थायित्व की धारणा पर केंद्रित है, जो कि उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। पाई का कहना है कि विकास से संबंधित इस दृष्टिकोण की मुख्य समस्या यह है कि कितनी व्यवस्था आवश्यक अथवा वांछनीय है और किस उद्देश्य के लिए परिवर्तन निर्देशित होना चाहिए। गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस आधार पर कर सकते हैं कि वे अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस स्तर अथवा मात्रा में करती है।
पाई का कहना है कि इस प्रकार की व्याख्या को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही लागू किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की बहुविमितीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास किसी न किसी रूप में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के अन्य पहलुओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विकास के अन्य रूपों से राजनीतिक विकास को पूर्ण रूप से अलग करने की कोशिश करना अनावश्यक और अनुपयुक्त है। पाई इस आधार पर इस विकार की प्रशंसा करता है कि यहाँ विकास रूप एक दूसरे से संबद्ध है। विकास कार्य आधुनिकीकरण ही है। लुसियन पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। उनके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ करते समय इसके निर्णायक तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उनके अनुसार हम राजनीतिक विकास को 3 स्तरों पर होने वाले विकासों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में, दूसरा है शासकीय और व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में, और तीसरा है राजनीति के संगठन के संदर्भ में। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि ये सब क्या है। संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में, इस दृष्टि से राजनीतिक विकास का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था की जनता की प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं, जनता व्यवस्था में उदासीन है अथवा सहभागी, जनता नौकरशाही पर निर्भर है अथवा प्रशासन में सहभागी है आदि। अगर किसी व्यवस्था की जनता में अभिवृत्तात्मक व व्यवहारिक परिवर्तन हो जाए तो इस आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से विकसित कहा जाएगा। शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में, शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर पर राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था की उस अभिवृद्ध क्षमता से लिया जाता है जिससे वह सार्वजनिक मामलों को आधिकारिक और अच्छी तरह से निष्पादित करने लगती है। इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था के विकसित होने का पता इस बात से लगाया जाता है कि क्या राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक मामलों का उचित प्रबंध कर पाती है, क्या राजनीतिक विवादों को नियंत्रित रख पाती है, क्या जनता की मांगों का उचित निपटारा कर पाती है। राजनीति के संगठन के संदर्भ में, राजनीति के संगठन के रूप में राजनीतिक विकास वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में 3 बातें पाई जाती है। संरचनात्मक विभिन्नीकरण बढ़ जाता है, संरचनाओं में बहुत अधिक प्रकार्यात्मक विशेषीकरण हो जाता है, सहभागी संस्थाओं और संगठनों में अधिक एकतामयी समन्वय स्थापित हो जाता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के संगठन के संदर्भ में राजनीतिक विकास संरचनात्मक विभिन्नीकरण और कार्यात्मक विशेषीकरण का संकेतक है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संबंधित इन तीनों लक्षणों को समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण कहा है। वह उन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक विकास के मार्ग पर अग्रसर मानता है जिनमें जनता में समानता का सिद्धांत लागू हो, राजनीतिक व्यवस्था और सरकार आने वाली मांगों, विवादों और राजनीतिक मामलों का निष्पादन करने में समर्थ हो और इनसे संबंधित संरचनाएं अलग अलग और विशेषीकृत होते हुए भी समन्वय और सामंजस्य रखती रहे। समानता का अर्थ नागरिकों का सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना है जिससे कि नागरिकों में सक्रियता आ सके। समानता का दूसरा अर्थ कानूनों का सार्वदेशिक स्वरूप होना आवश्यक है जो राज्य के सब सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। तीसरा, समानता का अर्थ यह है कि राज्य के विभिन्न पदों के लिए भर्ती करते समय अथवा सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय योग्यता तथा कार्य संपादन का मापदंड लागू होना चाहिए। इन 3 मापदंडों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश में समानता का सिद्धांत कितना लागू हो सकता है। क्षमता, किसी राज्य तथा सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता कितनी है। क्षमता का दूसरा अर्थ है
सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता तथा योग्यता से है। क्षमता का तीसरा अर्थ है प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। इन मापदंडों से किसी देश की क्षमता का ज्ञान होता है। विभेदीकरण। विभेदीकरण का अर्थ है समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, पदों एवं विभागों का सुस्पष्ट होना तथा उनके कार्य निश्चित करना। व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता। विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना जिससे कि व्यवस्था का विघटन ना हो। लुसियन पाई के शब्दों में राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण, डिफ्यूजन और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। एल्फ्रेड डायमंड के शब्दों में राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। राजनीतिक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। डोड के मत अनुसार राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं होती है। पहला है समानता के प्रति ऐसी सामान्य भावना जिससे राजनीतिक विकास में भाग लेने और सरकारी पदों के लिए प्रतियोगिता के समान अवसरों की अनुमति रहे। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों का निर्धारण और उनको क्रियान्वित करने की क्षमता हो। तीसरा, राजनीतिक कार्यों का ऐसा विभिन्नीकरण और विशेषीकरण हो जो उनकी समग्र एकता की कीमत पर ना हो। चौथा, राजनीतिक प्रक्रियाओं का इस तरह लौकिकीकरण हो जिससे राजनीति धार्मिक उद्देश्यों और प्रभावों से पृथक रह सके। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है। पहला है भूमिका विभिन्नीकरण, दूसरा है उपव्यवस्था और स्वायत्तता तथा तीसरा है लौकिकीकरण। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है: भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्तता तथा लौकिकीकरण। आमंड व पावेल मानते हैं कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भूमिका का विभिन्नीकरण। सोवियत रूस में संरचनाओं का विभिन्नीकरण था किंतु भूमिका का विभिन्नीकरण नहीं पाया जाता था। इस कारण आमंड और पावेल पाई से एक कदम आगे जाकर राजनीतिक विकास के लिए संरचनात्मक विभिन्नीकरण आवश्यक मानते हैं जो यथार्थ में भूमिकाओं का विभिन्नीकरण भी हो। उदाहरण के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका की ही भूमिका का निष्पादन करे और व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन नहीं करे तो इसको भूमिका विभिन्नीकरण माना जाएगा। पाई जिसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहते हैं, आमंड और पावेल उसे उपव्यवस्था की स्वायत्तता कहते हैं। इनका मत है कि भूमिका विभिन्नीकरण तब संभव नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त नहीं हो। उपव्यवस्था की स्वायत्तता शक्ति के एक स्थान पर केंद्रण के स्थान पर विकेंद्रीकरण का संकेत है। उपव्यवस्था स्वायत्तता वाली राजनीतिक व्यवस्था में सारी मांगें सीधे एक केंद्र पर स्थित सरकार के पास नहीं आती है। अन्य संरचनाओं को तथा उपव्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त होने के कारण उनके निर्णयों में रूपांतरण की व्यवस्था अनेक स्तरों पर हो जाती है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता लौकिकीकरण बताई है। लौकिकीकरण का संबंध सही रूप में संस्कृति से ही है। परंपरागतता से दूर हटने और धर्मनिरपेक्षता की तरफ समाज तभी बढ़ सकते हैं जबकि व्यक्तियों में वह समानता आए जिसकी बात पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषता के रूप में की है। किसी राजनीतिक समाज में लौकिकीकरण का संबंध लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन आने से है।
अभिवृत्तात्मक परिवर्तन समानता के साथ ही चलता है। राजनीतिक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 चरण या अवस्थाएं मानी जाती है। पहली है सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर, जिसमें अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है। दूसरा है नई राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण और उनके लिए विशिष्ट संरचनाओं का विकास, राजनीतिक विकास की दूसरी अवस्था है। तीसरा है अभिवृद्ध सहभागिता, जो परिसरीय सामाजिक समूहों और समाज के भागों को धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित करने का स्तर है। हंटिंगटन की मान्यता है कि विकास की यह प्रक्रिया तभी संभव होती है जब ये तीनों क्रिया स्तर क्रमिक रूप से उपलब्ध किए जाए, अर्थात प्रथम के बाद दूसरा और फिर तीसरा स्तर आ सकता है। उसने स्पष्ट किया है कि इन तीनों का एक दूसरे के ऊपर नीचे या साथ साथ प्रचालन घातक होता है और उसमें राजनीतिक विकास नहीं, राजनीतिक पतन आता है। वह यह स्वीकार करता है कि यह तीनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर प्रचलित हो सकती है, जैसा आज अधिकांश विकासशील राज्यों में हो रहा है, किंतु उस अवस्था में यह विकास की घातक अवरोध अवस्था हो जाएगी। आमंड ने राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है राज्य निर्माण का स्तर, अर्थात केंद्रीय सत्ता का निर्माण तथा विभिन्न समूहों का केंद्रीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र का एकीकरण होना। दूसरा है राष्ट्र निर्माण का स्तर, अर्थात राष्ट्र के प्रति भक्ति व निष्ठा उत्पन्न होना। तीसरा है सहभागिता का स्तर, अर्थात व्यक्ति एवं समूहों का राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक रूप से भागीदारी होना। चौथा है वितरण का स्तर, अर्थात सामाजिक जीवन के लाभों को पुनः निर्धारण की अनेक विधियों द्वारा सबकी पहुंच में लाना सम्मिलित होता है। आमंड की मान्यता है कि जिन समाजों में राजनीतिक विकास का अंतिम स्तर आ गया है, वे सब इसी अनुक्रम से एक स्तर के बाद दूसरे स्तर में पहुंचते हैं और विकासशील राज्यों में यही अनुक्रम रहना आवश्यक है। आर्गेन्स्की ने अपनी पुस्तक स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए राष्ट्र के मानवीय और भौतिक स्रोतों का उपयोग करने में सरकार की बढ़ती हुई कार्यक्षमता के आधार पर समझने का प्रयत्न किया है। उसके अनुसार राजनीतिक विकास स्वायत्त किंतु अन्य विकासों जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से पूर्ण रूप से पृथक और स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। राजनीतिक विकास अनुक्रमिक स्तर से ही होता है। राजनीतिक विकास के हर स्तर की अपनी विशेषताएं होती है, जो अन्य स्तर पर अधिक से अधिक आंशिक रूप में ही पाई जा सकती है। राजनीतिक विकास का एक स्तर पूर्ण रूप से प्राप्त होने के बाद ही उसके आगे के स्तर पर जाना संभव है। अर्थात अगर विकास के अनुक्रम में पहले का स्तर पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ है, तो उससे आगे का स्तर कभी भी सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके अनुसार राजनीतिक विकास के 4 स्तर हैं। पहला, आदिम एकीकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिफिकेशन। दूसरा, औद्योगिकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरा, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ नेशनल वेलफेयर। तथा समृद्धि की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ एबेंडेंस। ठीक है, आदिम एकीकरण की राजनीति क्या है? यह राजनीतिक विकास का पहला चरण है। ठीक है, आदिम एकीकरण की राजनीति यह राजनीतिक विकास का पहला चरण है। इस अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसंख्या पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती है। वस्तुतः यह चरण राज्य की सुस्थिरता का चरण है, जिसमें राज्य के चारों तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता विद्यमान होते हैं। औद्योगिकरण की राजनीति,
राजनीतिक विकास का यह चरण औद्योगिकरण की प्रक्रियाओं तथा सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों से संबंधित है जिसमें नए वर्ग निर्मित होते हैं, सहभागिता का विस्तार और अभिवृद्ध राष्ट्रीय एकीकरण होता है। इसके 3 मॉडल्स हैं: बुर्जुआ मॉडल, स्टालिन का मॉडल तथा समन्वयी मॉडल। राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, इसमें जनता को शोषण से मुक्त रखा जाता है और पूंजी साधनों को व्यापक स्तर पर जनता में वितरित किया जाता है। समृद्धि की राजनीति, समृद्धि की राजनीति का स्तर जो आजकल अमेरिका में आने लगा है, यह स्तर वैज्ञानिक प्रविधियों और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों में अत्यधिक उत्पादकता का है, जिसमें हर एक के लिए वस्तुओं की सामान्य उपलब्धि रहती है। यह राजनीतिक विकास की सबसे जटिल अवस्था है। राजनीतिक विकास के विभिन्न मॉडल, मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अध्ययन करने वाले राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को एक निर्भर परिवर्त्य डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा है और इसलिए औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा और साक्षरता का फैलाव, जनसाधारण के संचार साधनों का विकास, लौकिक संस्कृति के विस्तार को इस रूप में अध्ययन का आधार माना है। स्वतंत्र परिवर्त्यों में आधुनिक अधिकारी तंत्र का विकास, एक प्रकार की राष्ट्र भावना का विकास, राजनीतिक दलों का उदय, राजनीतिक कार्यों में सहभागिता का विस्तार, राजनीतिक पद्धति की क्षमता में वृद्धि एवं राजनीतिक आंदोलनों के प्रचारक जोश में कमी का अध्ययन मोटे रूप में विकास के विश्लेषण में सहायक सिद्ध होता है। प्रायः इस संबंध में 2 प्रकार के प्रत्ययी मॉडल, कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। एक को जारी रहने वाला मॉडल, कंटिन्यूम मॉडल, और दूसरे को चरण मॉडल, स्टेजेस मॉडल कहा जाता है। प्रथम मॉडल विकासात्मक प्रक्रिया को पृथक परिवर्त्यों की श्रृंखला के रूप में देखता है। इस प्रकार जीएनपी का स्तर, जनसंख्या में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत, जनसंख्या में अस्पतालों के बेडों की संख्या का प्रतिशत, इसी प्रकार अन्य सुविधाओं की उपलब्धि, चुनाव में सहभागिता का स्तर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। परंतु इस उपागम में किसी विस्तारपूर्ण सिद्धांत का अभाव है और इसलिए इस उपागम के माध्यम से उचित अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। दूसरा मॉडल, जो विकास के विभिन्न चरणों पर आधारित होता है, अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है क्योंकि इसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल के संक्रमण के लिए स्पष्टीकरण वाले एक ही कारण का प्रयोग होता है तथा आपस में संबंधित कारकों को ही एक विचार के अधीन लाने का प्रयत्न किया जाता है। जिन 3 चरणों का इस मॉडल में वर्णन किया गया है वे है परंपरागत चरण, जिसकी मुख्य विशेषता ग्रामीण समाज और कृषि अर्थव्यवस्था है। दूसरा चरण संक्रमणकालीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था की विशेषता यह है कि औद्योगिकरण का प्रारंभिक स्तर व्यवस्था में प्रवेश करता है, परंतु ग्रामीण समाज की प्रधानता रहती है और इस प्रकार एक शिक्षित अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक संस्कृति जैसी पद्धतियाँ भी विद्यमान रहती है। और तीसरा आधुनिक चरण, जो विकसित चरण है। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति में संरचनात्मक विकास को विभिन्न अभिवृत्तियों के साथ देखा है। उनका मत है कि विकास के प्रारंभिक स्तरों में विभिन्न समूहों के लक्ष्यों के बीच संघर्ष एवं गहरे मतभेद होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष की प्रवृत्ति संघर्ष निवारण की ना होकर परिणाम ना निकालने की होती है। उद्योगों और शहरों के विकास के परिणाम स्वरूप परंपरागत समाज की व्यवस्था भंग की गई और अनेक नए वर्ग एवं समुदाय बनाए गए। इस नई गतिशीलता का परीक्षण करने के लिए इनके विचारों के अनुसार प्रायः प्रवर्गों की कमी है। रूस में क्रांति के पश्चात विकास की समस्या प्रायः वैसे ही थी जैसी कि वर्तमान विकासशील देशों के सामने है, अर्थात वे भी यह चाहते हैं कि कम से कम समय में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन देश में आ जाए ताकि पाश्चात्य देशों की विकसित श्रेणी में उनकी गणना हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति में उन्होंने न केवल नई विचारधारा का प्रयोग किया बल्कि संचार साधनों का प्रयोग करने एवं राजनीतिक पद्धति की शक्ति के आधार पर
विकासात्मक कार्यक्रम लागू किया। हैरी एक्सटिन स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि रूस में हुए विकास का विश्लेषण नागरिकों की गतिशीलता, राज्य सिद्धांत का विकास पर प्रभाव एवं राजनीति के विकास के प्रति असीमित क्षमता का वर्णन करती है। स्वतंत्र पद्धतियों में प्रायः पर्यावरण में उत्पन्न दबाव की श्रृंखला का वर्णन किया जाता है तथा यह विश्वास किया जाता है कि इन देशों में विकास की गति प्रायः पद्धति की क्षमता एवं नागरिकों की गतिशीलता एवं परिवर्तन को स्वीकार करने की मनोवृत्ति की क्षमता पर निर्भर करती है, परंतु साम्यवादी रूप में हुए विकास का विश्लेषण इनके बिल्कुल विपरीत परिणामों का वर्णन करता है। राजनीतिक विकास के साधन, एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। निम्न अभिकरण जो है राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। पहला है क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, दूसरा है राजनीतिक दल, तीसरा है सेना, चौथा है आधुनिक नौकरशाही का विकास और पांचवा है राष्ट्र भावना का विकास और छठा है लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता का विस्तार। क्रांतिकारी नेता किसी संकट की स्थिति में सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें विकास की दृढ़ तथा चिरस्थायी नीतियां तुरंत लागू करने की आवश्यकता होती है। उन्हें संभवतः राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। क्रांतिकारी नेताओं में कुछ विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। यदि उनका व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली है तो ये अवश्य ही सफल होंगे। ऐसे नेताओं को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें परंपरा और नवीनता दोनों के प्रति सद्भावना बरतनी चाहिए। राजनीतिक दल राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व का विकास किया जाता है। राजनीतिक दलों का महत्व प्रजातांत्रिक व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था दोनों में ही स्वयं सिद्ध है। लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीतिक दल मतदान का विस्तार कर राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्रदान करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में भी साम्यवादी दल का प्रयोग जनता में साम्यवादी विचारों की प्रतिष्ठा तथा उन्हें साम्यवादी विचारों के अनुकूल संगठित करने के लिए किया जाता है। जब विशिष्ट वर्ग और राजनीतिक दल राजनीतिक विकास को नेतृत्व प्रदान करने में असफल होते हैं तो विकासशील देशों के सामने केवल एक विकल्प रह जाता है कि सेना समस्त शक्तियों को अपने हाथों में ले ले। सेना के हस्तक्षेप से राजनीतिक विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। किसी भी राष्ट्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था में सेना समाज के सर्वाधिक आधुनिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। सेना का उद्देश्य राजनीतिक तंत्र को अधिक कार्यकुशल तथा आधुनिक बनाना होता है। विकासशील देशों के शासन को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य सेना द्वारा ही किया जाता है। आधुनिक नौकरशाही द्वारा भी राजनीतिक विकास में परिवर्तन की भूमिका अदा की जाती है। नौकरशाही शासन को स्थिरता प्रदान करती है, परंपरागत समाज को आधुनिक परिवेश में लाने का प्रयत्न करती है और सुदृढ़ एवं कुशल नीतियों के माध्यम से राजनीतिक विकास का पथ प्रशस्त करती है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण से भी राजनीतिक विकास होता है। राजनीतिक सहभागिता के विस्तार से भी राजनीतिक विकास होता है। विकासशील देशों में जन सहभागिता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। सहभागिता के आधार पर देश में नागरिकता की स्थिति पता लगाया जाता है। राजनीतिक विकास की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। राष्ट्र निर्माण की समस्या, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या, समानता लाने की समस्या, सहभागिता संभव बनाने की समस्या, वैधता प्राप्त करने की समस्या आदि। ज्यों-ज्यों राजनीतिक विकास का स्तर बढ़ता जाता है त्यों-त्यों इन समस्याओं का समाधान होने में सहायता मिलती जाती है, किंतु विकासशील राज्यों में राजनीतिक विकास की समस्याएं इससे कुछ भिन्नता रखती है। विकासशील राज्यों में राजनीतिक विकास की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। राजनीतिक विकास के मॉडल के चयन की समस्या, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, राजनीतिक विकास के अभिकरण, राजनीतिक दल, हित और दबाव समूह के समुचित रूप में संगठित और विकसित होने की समस्या, हिंसात्मक राजनीति की समस्या,
तुलनात्मक राजनीति में उपयोगिता। आमंड व पावल के अनुसार राजनीतिक विकास उपागम तुलनात्मक राजनीति में विशेष उपयोगी है। इस राजनीतिक व्यवस्थाओं का विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण और उनके बारे में भविष्यवाणी करने का आधार स्थापित करने में सहायता मिलती है और इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं का उनके राजनीतिक अतीत और भविष्य जिसका वे सामना करेंगी के संदर्भ में वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। इस राजनीतिक व्यवस्थाओं की अर्थपूर्ण मानदंडों के आधार पर तुलना करना संभव होता है और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सामान्यीकरण करने में सहायता मिलती है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा ने राजनीतिक विकास सिद्धांत की खोज के संबंध में अत्यंत निराशाजनक निष्कर्ष निकाले हैं। उनके अनुसार ना तो कोई ऐसा परिपूर्ण या आदर्श विकसित समाज है जिसकी तरफ सब समाजों को चलना चाहिए और ना ही ऐसे संचालन की अपरिहार्यता है। उनके अनुसार पश्चिमी जगत में मतभेद और साम्यवादी जगत के अनेक रूपों में विभक्त होने तथा तीसरे विश्व के हर राज्य ने अपने विकास या पतन का अलग मार्ग अपनाकर विकासशील और विकसित राज्यों के बीच प्रत्ययी अंतर को अर्थहीन बना दिया है। पूर्व या पश्चिम में जो भी राजनीतिक विकास के सिद्धांत विकसित किए गए हैं वे सब गड़बड़, घोटाले या अस्त व्यस्तता में ही है।